नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर्यन और आप सुन रहे हैं हिंदी गोस्ट टेल्स मेरे साथ। आज हम कुछ ऐसी कहानी देखेंगे जो खुद लोगों ने बयान की है, ऐसी कहानियों जिन्होंने उनकी जिंदगी बदल दी। कुछ ऐसे सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या भूत प्रेत आत्मा सचमुच सिर्फ कल्पना है या फिर वह सच में होते हैं। क्या यह कहानी सच है या फिर एक बनी बनाई बातें। कहते हैं कि जिन चीज़ों की इंडिकेशंस बचपन से या कुछ समय पहले से आपको होने लगे, उन चीज़ों को करने से बचना चाहिए। अगर वो इंडिकेशंस अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वो इंडिकेशंस आपको ये बता रही है कि आपको ये काम नहीं करना है, तो कभी भी उस चीज़ के खिलाफ मत जाइए, नहीं तो हो सकता है कि आपके साथ बहुत बुरा हो जाए। आज की कहानी भी एक ऐसे ही लड़के के बारे में है जिसका नाम था यहाँ पे विष्णु। विष्णु बिल्कुल नॉर्मल लड़का था, कोई दिक्कत उसके साथ में नहीं थी सिवाय एक दिक्कत की। एक दिक्कत उसकी ये थी कि जब से उसने बोलना शुरू किया तब से वो ये बात बोलता था कि मैं कभी नागपुर नहीं जाऊंगा। अब नागपुर में भाई सैकड़ों लोग रहते हैं, करोड़ों लोग रहते हैं। नागपुर वो लड़का जाने को राजी नहीं था। राजस्थान में रहा करता था वो। नागपुर नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि अगर मैं नागपुर में गया तो मेरी मौत पक्की है। ये भविष्यवाणी उस बच्चे ने कुछ 2.5 साल की उम्र में अपने माँ बाप के सामने कर दी थी। बाप इस चीज को सुनकर के बहुत हैरान, क्योंकि एक वक्त पे उसके पेरेंट्स नागपुर में रहते थे, लेकिन आज वो लड़का ये बात बोल रहा है कि नागपुर नहीं जाऊंगा। उसके पैदा होने से पहले नागपुर को छोड़ दिया गया था, लेकिन समय का पहिया कुछ ऐसे मुड़ा कि जो उसका सबसे बड़ा डर था वो उसके सामने आकर के खड़ा हो गया। तो क्या है पूरा मामला, ये मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। विष्णु कुछ यहाँ पर 27 साल का हो चुका था। जिंदगी बिल्कुल सही चल रही थी, सब कुछ सही था। उसके फादर की कुछ वक्त पहले ही यहाँ पर 3-4 साल पहले डेथ हो गई थी। मदर की हालत भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी और दुख का पहाड़ जैसे कम हुआ ही ना हो। उसके 27वें जन्मदिन के कुछ 3-4 दिन के बाद में उसकी माँ की भी डेथ हो गई। अब राजस्थान उसको खटकने लगा था। राजस्थान में उसका कोई रह नहीं गया था। ज़्यादा उसके दोस्त थे नहीं विष्णु के, और इक्का दुक्का दोस्त ही थे। कमाल की बात यह है कि वो इक्का दुक्का दोस्त जो थे वो थे नागपुर से। वही नागपुर जहाँ पर वो जाने को तैयार नहीं था। अब सोशल मीडिया का वक्त है भाई, उस पर दोस्ती अच्छे से हो ही जाती है और चैटिंग वगैरह से दोस्ती वगैरह होना कोई बड़ी बात नहीं होती। विष्णु कभी उनसे मिलना नहीं चाहता था, ना वो लोग कभी मिलने आते थे, और ना कभी उन्होंने अरदास लगाई कि भाई तुम आ जाओ यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जिस कंपनी में विष्णु काम किया करता था, उस कंपनी ने विष्णु का ट्रांसफर यहाँ पे नागपुर में करने की बात छेड़ दी और ये कहा कि नागपुर अगर तुम जाओगे तो तुम्हारी सैलरी के अंदर जो है इंक्रीमेंट हो जाएगा और कुछ 7,000 रुपये तुम्हें एक्स्ट्रा पर महीने के हिसाब से मिलेंगे। उसने सीधा मना कर दिया कि मैं नागपुर नहीं जाऊंगा। मना करके जब वो घर पे आया तो उसको वही चीजें याद आने लगी कि इधर घर में कुछ नहीं रह गया, माँ बाप मेरे मर चुके हैं, राजस्थान ने कभी मुझे कुछ दिया नहीं। तो उसने यही सोचा, कब तक आखिर मैं इन सब चीजों से डरता रहूंगा, और आखिर हो क्या जाएगा नागपुर जाकर के, क्या हो जाएगा, ये सपने कब तक मुझे डराते रहेंगे। मैं तो नागपुर जाऊंगा और 7,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ में भी रहूंगा। ये उसने सोचा। सुबह की ट्रेन पकड़ी और फटाफट नागपुर के लिए रवाना हो गया। अपने दोस्त यूसुफ को उसने फोन किया और यूसुफ को कहा, देख यूसुफ मैं आ गया हूँ, बड़े दिन हो गए थे यार, तू बुलाया जा रहा था, मैं आ नहीं रहा था। अब यूसुफ तू भी है और इस्माइल को भी बता दियो मैं आ चुका हूँ। यूसुफ और इस्माइल ये उसके 2 दोस्त थे। इस्माइल से ज्यादा बातचीत नहीं थी, यूसुफ से ज्यादा थी। यूसुफ ने कहा ठीक है। नागपुर आने के बाद में आज जैसे ही वो स्टेशन पे उतरा, उसे ऐसा लगा कि मानो वो अपनी कब्र की तरफ चल रहा है। लिटरली उसको ये विजुअल्स आ रहे थे कि वो लड़का जो है उसकी चिता यहाँ पे जल रही है और वो अपनी चिता को जलते हुए देख रहा है। जैसे कहते हैं ना कि आत्मा शरीर से निकल जाती है और आत्मा जो होती है वो शरीर को देख सकती है, उसको ये फीलिंग लिटरली नागपुर में जाते हुए आ रही थी। अब इसके पीछे का एक बहुत बड़ा राज था जिससे डायरेक्टली यहाँ पर विष्णु जुड़ा हुआ था, लेकिन उसको इसके बारे में कोई अंदाजा था नहीं। नागपुर में जब वो आया, आज उसकी तबीयत बहुत तेजी से यहाँ पे ड्रॉप होने लगी बिना किसी बात के। ऐसा नहीं था कि उसको कोई यहाँ पर हवा वगैरह की दिक्कत हो या फिर मौसम में बहुत ज्यादा बदलाव आ गया हो, नहीं।
लेकिन पता नहीं क्या हुआ उसको, उसको बहुत तेज यहाँ पे बुखार ऐसा था कि वो कंट्रोल होने से कंट्रोल नहीं हो रहा था। 104 के आसपास बुखार था। केमिस्ट पे गया, दवाई वगैरह ली, बुखार ठीक नहीं हुआ। वो यही सोच रहा था कि आखिर वो कहाँ पे जाए। तो वो अपने दोस्त के यहाँ पे, यूसुफ के यहाँ पे जाने को सोच रहा था कि एक बार उससे मिल आता हूँ। रास्ते में उसके घर के लिए वो निकला तो गूगल मैप पे उसने यहाँ पर 3-4 डॉक्टर्स के बारे में पता किया कि भाई कोई डॉक्टर वगैरह अच्छा सा हो जिससे मुझे पता चल जाए। तो एक डॉक्टर के बारे में उसको मालूम चला जिनका नाम था यहाँ पे राजेश कुमार। डॉक्टर राजेश कुमार का क्लिनिक था। उसने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पर चला जाऊं। उसने अपने कैब ड्राइवर को बोला, भैया ये डॉक्टर राजेश कुमार के क्लिनिक पे ले चलो। उसने कहा, हैं जी, क्या क्या क्या, क्या कह रहे हैं आप? कह रहा डॉक्टर राजेश कुमार, आप इनके क्लिनिक पे ले जाइए। उसने कहा, सर डॉक्टर राजेश कुमार का क्लिनिक एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेके मैं कहां जाऊं आपको? यहां पर कोई डॉक्टर राजेश कुमार नहीं है। मैं इस एरिया से अच्छे से वाकिफ हूं, पिछले 40 साल से रिक्शा चला रहा हूं, लेकिन डॉक्टर राजेश कुमार नाम के शख्स के बारे में मैं नहीं जानता। क्या पता वो हो, पहले होता होगा, लेकिन कुछ वक्त पहले वो चला गया हो या फिर वो शिफ्ट हो गया हो। यहाँ पर कोई डॉक्टर राजेश कुमार नहीं है। उन्होंने दोबारा से गूगल में ढंग से देखा, लेकिन हाँ, गूगल में तो दिखा रहा था कि डॉक्टर राजेश कुमार का क्लिनिक। उन्होंने अपने रिक्शा वाले को बोला, आप एक काम कीजिए, आप मुझे यहीं उतार दीजिए, अपना भाड़ा बताइए, मैं जरा इधर से चला जाता हूँ। उन्होंने बताया नहीं उसको राजेश कुमार के बारे में, नहीं तो वो आदमी जो होता वो मानता नहीं। वो वहां पर उतर गए। अब उनको रास्ता मालूम था कि इस गली से लेफ्ट लेना है और जैसे यहाँ पर टक्कर पे वो जाएंगे तो क्लिनिक आ जाएगी। वहां पर वो गए। आज उन्होंने गूगल मैप के अंदर उसका एड्रेस डाला और सोचा कि 300 मीटर की दूरी पर है, वहां पर मैं जाता हूं। गूगल मैप में जैसे उन्होंने उस चीज को डाला, मैप में ये चीज दिखाई दे गई कि राजेश कुमार का क्लिनिक एग्जिस्ट नहीं करता। गूगल के हिसाब से एग्जिस्ट करता था, लेकिन गूगल मैप के हिसाब से नहीं। फिर भी उन्होंने इन सब चीजों को अपनी एक प्रॉब्लम ही समझा, क्योंकि 104 डिग्री बुखार के अंदर ना इंसान सही तरीके से सोच नहीं पाता। 102 के बाद से ही ना इंसान का दिमागी संतुलन हिलना शुरू हो जाता है, सही गलत में ढंग से फर्क नहीं मालूम चलता, बॉडी में थकान अलग से। तो 104 तो भाई बहुत ही ज्यादा हो जाता है। वो उस डॉक्टर के क्लिनिक पे पहुंच गए। दरवाजा जब उन्होंने देखा, दरवाजा कुछ यहाँ पर 1980-85 के आसपास का था। बहुत ही पुराना दरवाजा था और बिल्डिंग भी बहुत पुरानी थी। आजू बाजू की बिल्डिंग जो बहुत दूर दूर थी, उनको देखा गया तो कंस्ट्रक्शन न्यू, ये बिल्डिंग काफी पुरानी थी। उनको समझ नहीं आया कि आखिर ये चक्कर है क्या, क्योंकि जो उनके सामने था वो हकीकत था, वो कोई सपना नहीं था। फिर भी उन्होंने यहाँ पर हैंडल को ऐसे घुमाया और गेट को खोला, तो एक गेट खुलने की आवाज आई और वो अंदर गए। अंदर जाकर के भी उन्होंने जब उस जगह के इंटीरियर वगैरह को देखा, तो दीवारों पे जो प्लास्टर वगैरह था वो भी पुराना, पपड़ी उस पे से झड़ रही थी। इसी के साथ साथ जो टेलीफोन था वो भी बहुत पुराना था। कैलेंडर देखा गया तो कैलेंडर में डेट लिखी हुई थी 1 दिसंबर 1986। तो इतने पुराने कैलेंडर का वहां पे क्या मतलब? रिसेप्शन पे कोई था नहीं, कोई भी उधर नहीं था, जगह पूरी साफ थी, लेकिन हर एक चीज, बेंचेस से लेकर के पंखों तक भी, सब कुछ वहां पर जो था वो पुराना था। पुराने जमाने के अगर आपने कभी पंखे देखे हो तो वो बहुत भारी हुआ करते थे। गांव वगैरह में तो आज भी बहुत भारी भारी पंखे चलते हैं। वो पंखा बहुत भारी था, उसको देख करके ये चीज वो भाप गए थे। समझ में उन्हें कुछ नहीं आया, लेकिन उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, पुरानी सोच का आदमी होगा, मुझे अपने काम से मतलब है, मैं क्या करूं। वो राजेश कुमार के पास में चले गए। राजेश ने जैसे ही विष्णु को देखा, उन्होंने कहा, आ गए तुम, तुम्हारा ही तो इंतजार था मुझे। न जाने कब से मैं ये राह देख रहा था कि तुम आओ। ये बहुत धीमे धीमे बोल रहे थे वो। तो इधर विष्णु को समझ नहीं आया। उन्होंने कहा, सर आप कुछ मुझसे कह रहे हैं? उन्होंने कहा, नहीं नहीं नहीं, आपको देख करके ये लग रहा है कि आपको बुखार है, आंखें आपकी लाल है, तो दवाई की जरूरत होगी, मैं आपको दवाई दे देता हूँ, ये लीजिए। उन्होंने कहा, हाँ जी दे दीजिए। तो दवाई कुछ 3 दिन की होती है बुखार की। उस आदमी ने सिर्फ और सिर्फ 1 डोज दी, 1 दिन की भी नहीं दी दवाई, 1 डोज दी। कहा, इसको ले जाइए, खाइए, आप ठीक हो जाएंगे। विष्णु ने कहा, 1 डोज से बुखार चला जाएगा? आप डॉक्टर हैं, जादूगर? उन्होंने कहा, नहीं, मैं दोस्त हूं आपका, एक ऐसा दोस्त जिसको अब आप कभी मरते दम तक भूलेंगे नहीं। बड़ी अजीब सी बात थी, न जाने क्या बोल रहा था वो आदमी।
उन्होंने वो डोज ली और वो चले गए। डोज वो रास्ते में खाते हुए अपने किराए के मकान की ओर चल पड़े। उन्होंने सोचा यूसुफ और इस्माइल से बाद में मिल लूंगा, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। दवाई खाई, दवाई खाने के बाद जब वो सोए, सिर्फ 1 घंटा सोए वो, 1 घंटे के बाद जब वो उठे, बुखार गायब, पूरी तरह से बुखार गायब हो गया। उनको लगा कि मेरे को एक बार डॉक्टर राजेश को यहाँ पे फोन करना चाहिए और बोलना चाहिए कि भाई आप सचमुच जादूगर हैं, आप डॉक्टर नहीं है, आपके हाथों में भगवान बसता है। उन्होंने फोन मिलाया तो यहां पर सबसे शॉकिंग चीज रिवील हुई। फोन के उधर से एक आवाज आई, ये नंबर उपलब्ध नहीं है, कृपया नंबर देख करके डायल करें। उनके हाथ में पर्ची थी और पर्ची में जो नंबर लिखा हुआ था वही उन्होंने डायल किया था। 2-3 बार दोबारा डायल किया, सेम आंसर। विष्णु इसी वक्त पर इस बात को भांप गए कि दाल में कुछ तो काला है। उन्होंने इस बात को मजाक में नहीं उड़ाया कि चलो कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, नहीं, वो भांप गए। वो अभी की अभी यूसुफ के घर की ओर रवाना हो गए। यूसुफ को जाकर के उन्होंने सारी बात बताई। यूसुफ ने कहा, अच्छा देख भाई, दिन रात पीता तो मैं हूं, लेकिन लगता है चढ़ तुझे गई है, नागपुर की हवा जल्दी लग गई लगता है, तुम राजस्थान वाले इतनी आसानी से टिक नहीं पाओगे। वो लगातार मजाक ही कर रहा था, लेकिन यहां पर विष्णु ने कहा, देख मैं जो बात बोल रहा हूं उसको समझ। उस आदमी का नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, गूगल में उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी, गूगल मैप पे उसका यहाँ पे क्लिनिक नहीं दिखाया जा रहा था, और इधर रिक्शे वाले ने भी मुझे ये बात बोली थी कि यहाँ पर कोई डॉक्टर राजेश कुमार नहीं रहता, ये सब कुछ मजाक नहीं है। उसने कहा, अच्छा नंबर दिखा। यूसुफ ने जब कॉल करी तब भी सेम आंसर कि नंबर उपलब्ध नहीं है। यूसुफ ने इधर पर्ची देखी और उसको देख करके नंबर मिलाया, तब भी एक ही आंसर आया। अब दोनों के दोनों यहां पर डर गए कि आखिर ये मामला क्या है। इसके बाद में यूसुफ ने ध्यान से पर्ची को देखा तो पर्ची के ऊपर लिखा हुआ था, लेट डॉक्टर राजेश कुमार, 1920 से लेकर के 1986। दोनों इस वक्त पर समझ चुके थे कि जिससे विष्णु यहां पर मिल करके आया था वो कोई जीता जागता इंसान नहीं था। विष्णु समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सब कुछ क्या है। उनके हाथ पैर ठंडे पड़ने शुरू हो गए। पहले तो बुखार में तप रहे थे, इस वक्त उनके हाथ पैर ठंडे, और कुछ यही हाल यूसुफ का भी था। यूसुफ दिल का मजबूत था, उसने कहा चल उसके क्लिनिक, मैं देखता हूं कौन सा भूत है, कौन सा पिशाच है, मैं देख कर आता हूं। दोनों वहां पर निकल पड़े। अब जब दोनों उस लोकेशन पे पहुंचे, जो लोकेशन गूगल मैप के हिसाब से नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ राजेश के दिमाग में थी, उस जगह पर जब वो पहुंचे तो वहां पर क्लिनिक था ही नहीं। विष्णु यही बात बोल रहा था कि राजेश कुमार का क्लिनिक यहीं पर था, लेकिन क्लिनिक कहीं पर नहीं। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये सब कुछ है क्या। इतने में एक बहुत ही शॉकिंग चीज हुई। यूसुफ यहां पे ठहाके मार मार के हंसने लगा, बुरी तरह से हंसने लगा, और अपने माथे को उसने 3 बार पीटा और यहां पे कहा, यार मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूं, कितना ज्यादा बड़ा बेवकूफ हूं। मैंने तो डेट आज नोटिस करी नहीं, आज तो 1 अप्रैल है। यार तू बहुत सही एक्टिंग करता है यार, बहुत सही कहानियां बनाता है, तू यही काम किया कर, मैं सही बता रहा हूँ यार, मैं फंस गया तेरी बातों में यार। उसने कहा, नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, भले ही आज 1 अप्रैल हो, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, देख तू मेरी बात पे यकीन कर। यूसुफ हंसने लगा, कह रहा चल चल चल, कल मिलते हैं, अब तूने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, मुझे अब जाने दे, मेरे को थोड़ा जरूरी काम है, और तू जानते हैं मेरी नाइट शिफ्ट होती है, कल मिलते हैं। यूसुफ चला गया। उसने यहाँ पर विष्णु की बात को सीरियसली लिया ही नहीं। विष्णु जब घर जा रहा था, उसके कानों में एक आवाज पड़ी, तुम चाहे कुछ भी कर लो, कोई तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। लेट डॉक्टर राजेश कुमार तुम्हारे साथ हमेशा है। विष्णु जब अपने घर पे पहुंचा और जब उसने सोने की कोशिश करी, तब भी उसको उसी डॉक्टर का यहाँ पे सपना आ रहा था, और वो यही कह रहा था कि जो तेरे बाप ने मेरे साथ किया वो अब मैं तेरे साथ करूंगा। दरअसल बात क्या थी, विष्णु के पैदा होने से कुछ 2 साल पहले की बात थी। उसके फादर ने यहाँ पर एक बहुत बड़े रैकेट को एक्सपोज किया था। जो यहाँ पर वो डॉक्टर था, वो डेड पेशेंट्स के ऑर्गन्स वगैरह को इलीगली इधर से उधर ट्रांसपोर्ट वगैरह किया करता था, और इसके बारे में विष्णु के फादर ने ही सब लोगों को बताया था, और उन सभी लोगों ने यहाँ पर उस डॉक्टर को पीट पीट करके मार दिया था। एक वक्त पर डॉक्टर राजेश कुमार का क्लिनिक एग्जिस्ट करता था, जैसा कि उस रिक्शे वाले ने कहा था कि शायद करता होगा, लेकिन अब नहीं करता।
एक वक्त पे करता था, लेकिन सबने उसको मारा और वो आदमी मर गया। जैसे ही वो आदमी यहाँ पर मरा था, उसके फादर को भी उसके सपने आया करते थे और वो जो थे वो यहाँ से चले गए थे और नागपुर छोड़कर वो राजस्थान हमेशा के लिए शिफ्ट हो गए। उसके बाद से ही ये सारी दिक्कतें विष्णु के साथ शुरू हो गई। जब से वो पैदा हुआ था कि वो जो डॉक्टर था वो चाहता था कि विष्णु किसी भी तरीके से नागपुर की जमीन पर एक बार कदम ये रखे, या उसके परिवार का कोई भी सदस्य। ना उसके फादर कभी वहां पर गए, ना उसकी मदर वहां पे कभी गई, लेकिन हाँ, उन दोनों के गुजर जाने के बाद में विष्णु वहां पर जरूर चला गया। विष्णु को इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं था। उसने यूसुफ को कॉल करके सारी बात दोबारा बताई और उसने कहा, देख ऐसा ऐसा हुआ था, मैं मजाक नहीं कर रहा। यूसुफ का मन तो कर रहा था उसकी बात पर यकीन करने का, लेकिन उसने कहा, हाँ यकीन तो मैं कर लूं, लेकिन अभी कुछ 9:30 बज रहे हैं रात के, दिन पूरा ओवर हुआ नहीं है, तो अभी भी 1 अप्रैल चल ही रही है। एक काम कर, मुझे ना 12 बजे के बाद कॉल कर। जब डेट 2 अप्रैल हो जाएगी मैं तेरी बात पे यकीन कर लूंगा। हैप्पी। उसने कहा, तू पागल हो गया क्या? मैं मजाक नहीं कर रहा है यार, तू कैसी हरकतें कर रहा है? लेकिन यहां पर यूसुफ मानने को तैयार नहीं था। इस्माइल जो था वो इस वक्त आउट ऑफ स्टेशन था, वो बाहर ही था, उसको तो कोई अंदाजा था भी नहीं। किसी ना किसी तरीके से यहां पर रात पूरी कटी। विष्णु बहुत दुखी था और उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। यहां पर किसी को नहीं पता कि विष्णु के साथ क्या हुआ। अगले दिन सुबह कुछ 7:55 पे 2 अप्रैल के दिन को यहां पर विष्णु की कॉल आती है यूसुफ के पास में और वो घबराहट भरी आवाज से कहता है, भाई मुझे बचा ले, मुझे बचा ले भाई, वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे मार डालेगा भाई, मैंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, वो मुझे इस घर से बाहर नहीं निकलने दे रहा, तू किसी को भी लेकर के आ, बस तू एक बार आ जा, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं पागल नहीं हूँ, मेरी बात का यकीन कर, मुझे बचा ले भाई, मुझे बचा ले। वो रो रहा था। इतने में ही यूसुफ ने उसको वीडियो कॉल करी। वीडियो कॉल पर भी वो रो रहा था और वीडियो कॉल पर भी घबराहट भरी नजरों से इधर उधर देख रहा था, कह रहा मुझे बचा ले, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा ले। बहुत वो रो रहा था। इतने में सडनली वीडियो कॉल बंद, ऑटोमेटिकली विष्णु की तरफ से कॉल कट चुकी थी। यूसुफ इस वक्त समझ गया कि ये इंसान मजाक नहीं कर रहा। यूसुफ फटाफट अपनी बाइक उठाता है और पहुंच जाता है विष्णु के घर पे। जब वो इधर विष्णु के घर पे पहुंचता है तो उसका दरवाजा यहाँ पे बंद था। किसी ना किसी तरीके से उसकी डोर मैट के नीचे से डुप्लीकेट चाबी ढूंढकर वो इधर दरवाजे को खोलता है और जब वो उसके कमरे में जाता है तो विष्णु अपने आप को फांसी लगा चुका था। अब वो फांसी उसने खुद लगाई थी या किसी और ने, इसके बारे में किसी को नहीं पता। हाँ, ये जरूर था कि उसकी डेड बॉडी उधर झूल रही थी, जैसे एक पेंडुलम होता है ना, सेम उसी तरीके से उसकी बॉडी झूल रही थी। देख करके ऐसा ही लग रहा था कि मानो अभी कुछ 1 से 1.5 मिनट पहले ही ये आदमी मरा होगा। शायद 1-1.5 मिनट पहले यूसुफ पहुंच जाते तो उसको बचा सकते थे। वो झूल चुका था, उसके जिस्म के अंदर सांसें बची नहीं थी। उसको उठा करके उन्होंने लिफ्ट भी करके ऊपर उठा करके बचाने की कोशिश करी कि शायद इसमें कुछ हो, और वो लगातार बोल रहे थे, मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ, मुझे माफ कर दे। उसको उन्होंने बिस्तर पे लिटाया भी और उसकी सांसों को सुनने की आवाज करी, नब्ज को चेक किया, लेकिन अब तक देर हो चुकी थी। विष्णु ऑलरेडी मर चुके थे। विष्णु की डेथ हो गई। यूसुफ को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विष्णु जो बोल रहा था वो सच ही था या इसको अपने पेरेंट्स का सदमा था, क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में बताया था कि इस कहानी में नागपुर आने से कुछ 2-3 दिन पहले ही उसकी मॉम की डेथ भी हुई थी और वो अपनी मॉम से बहुत ज्यादा यहाँ पे अटैच्ड भी था। तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सच है कि झूठ है। इसी कश्मकश में यहाँ पर यूसुफ डूबा हुआ था कि इतने में इन सारे सवालों के जवाब उसको मिल गए। उसको ये आवाज आई कि पीछे की जो दीवार है उस पे कोई कुछ लिख रहा है। बिल्कुल सन्नाटा था क्योंकि पंखा तो बंद था, पंखे से आदमी ने फांसी लगाई है। पीछे कोई दीवार पे कुछ लिख रहा था और जब उन्होंने मुड़ करके देखा यूसुफ ने, तो खून से वहां पर लिखा हुआ था, बाप की गलती की सजा बेटे ने चुका दी। ये चीज किसने लिखी ये यूसुफ को समझ में नहीं आया, क्योंकि जब वो इस कमरे में आए थे तो सारी दीवारें साफ थी। अब सारे के सारे पत्ते खुल चुके थे। मामला पूरा साफ था कि इधर कुछ ना कुछ दिक्कत उनके साथ में ही थी। खैर, इसके बाद में ही यूसुफ यहाँ पर रोने लगे। उन्होंने यहाँ पे पुलिस को कॉल करी और सारी बात बताई। पुलिस वाले आने ही वाले थे कि इतने में यूसुफ के कानों में एक आवाज पड़ी, जो इसके बाप ने किया था ना, उसी की सजा इसके बेटे ने चुकाई। तू अपना भला चाहता है तो चला जा,
ये आवाज उनके पीछे आई। इतने में पुलिस भी आ गई और सारा मामला यहाँ पे साफ हो चुका था। पोस्टमार्टम वगैरह कराया गया तो ये मालूम चला कि सुसाइड अपनी मर्जी से हुई है। यूसुफ ने पुलिस वालों को उस दीवार वाले इंसिडेंट के बारे में बताया। पुलिस वालों ने कहा, देखिए आपको शॉक लगा है और हम मान सकते हैं आपके बेस्ट फ्रेंड की डेथ हुई है और आपको थोड़े दिन यहाँ पर आराम की सख्त जरूरत है, क्योंकि जिस मैसेज की आप बात कर रहे हैं कि बाप के कर्मों की सजा बेटे ने चुका दी, ऐसा कोई भी मैसेज यहाँ पर नहीं है। जब यूसुफ ने यहाँ पे अपनी गर्दन घुमा करके देखा तो सारी दीवारें एकदम साफ थी, लेकिन जो उन्होंने देखा था वो सच था। अब इन बातों को कुछ साल बीत गए। यूसुफ आज भी अपने आप को कोसते हैं कि उनकी ही गलती की वजह से शायद उनका दोस्त यहाँ पे मर गया, लेकिन कहीं ना कहीं उनको वो बात भी याद आती है कि विष्णु ये बात बोला करता था कि वो मुझे नागपुर से जाने नहीं देगा और मेरी मौत तय है। शायद वो उनको बचा नहीं पाते, लेकिन शायद बचाने की कोशिश तो कर सकते थे। इस्माइल भी जब वापस आए तो उन्होंने भी यूसुफ को बहुत सुनाया और यूसुफ को आज भी इसी चीज की गिलानी है कि वो लड़का इतना अकेला था, मुझसे मदद मांग रहा था, मैंने उसकी मदद नहीं करी। जब उन्होंने राजेश कुमार के बारे में पढ़ा गूगल पे तो उनको मालूम चला कि हाँ, सचमुच एक बहुत बड़ा रैकेट था जिसको एक्सपोज कराया था विष्णु के फादर ने। अब उनके पास सिर्फ और सिर्फ गम मनाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। आज इन बातों को 6 साल तो बीत गए, लेकिन ये गम जो है ये जाने का नाम नहीं लेता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने मेरी पिछली कहानी नहीं सुनी है तो वो वीडियो और मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वो अब आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी। आप उन्हें सुनकर कहानियों का आनंद ले सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में आपकी कहानी सुनाऊं तो कृपया डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी के माध्यम से अपनी दिलचस्प और रोमांचक कहानियां मेरे साथ साझा करें। और मिलते हैं अगले शनिवार को ऐसी ही किसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय और कहानी सुनने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।